हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। खंड शिक्षा अधिकारी का ये मॉडल पेपर नंबर है 71। और दोस्तों, एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि समय सबके पास बहुत ही लिमिटेड होता है। किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो बार बार चांस लेता रहे या उसे बार बार चांस मिलता ही रहे। एक समय के बाद आपके पास समय समाप्त हो जाता है। तो इससे पहले कि आपका समय समाप्त हो जाए, आपको अपना रोल अच्छे से निभा लेना है। और इसलिए जब भी आपके पास थोड़ा समय हो, आप विचार जरूर करना कि ये समय मुझे किस लिए दिया है, प्रकृति ने, नेचर ने, गॉड ने, जिसने भी दिया है, जिसमें भी आपका बिलीव है। तो आइए शुरू करते हैं आज मॉडल पेपर नंबर 71 को। आज हम लोग करंट अफेयर से संबंधित सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। सारे प्रश्न बहुत ही जरूरी हैं, इसलिए आप पूरा टेस्ट दीजिएगा। देखते हैं कि कितने प्रश्न आप हल कर पाते हैं। प्रश्नों के उत्तर ऑलरेडी अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा इंतजार करें, आपको सही जवाब पता चल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 को किन संस्थाओं के सहयोग से जारी किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एसडीजी इंडिया इंडेक्स, जैसा कि आप जानते हैं, नीति आयोग ने इसे दूसरी बार जारी किया है और इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि MOSPI, यूनाइटेड नेशन, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट यानी कि इन तीनों संस्थाओं के सहयोग से जारी किया गया है। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब बनता है। देखिए, नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी करने का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, वो क्या है? वो ये है कि व्यापक रूप से 2030 तक का जो एसडीजी लक्ष्य है उसको प्राप्त करने की दिशा में जो भारतीय राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं वो कितने अग्रसर हैं, उसी के बारे में यह एक दस्तावेज होता है। अब इस दस्तावेज के मुताबिक अगर देखेंगे तो पहले स्थान पर तो केरल आता है। केरल काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। दूसरे स्थान पर आता है हिमाचल प्रदेश। तीसरे स्थान पर 3 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आपका हो गया आंध्र प्रदेश, दूसरा हो गया आपका तेलंगाना और तीसरा राज्य कौन सा हो गया? तमिलनाडु। ये तीनों राज्य एक साथ तीसरे स्थान पर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। भारतीय वन राज्य रिपोर्ट 2019 के अनुसार मैंग्रोव आवरण में कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई है? मैंग्रोव क्या होते हैं? यह एक प्रकार के वृक्ष होते हैं, वन होते हैं जो तटीय क्षेत्र पर पाए जाते हैं। जैसे कि समुद्र का तट हो गया, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब सुनामी जैसी या कोई बड़ी आपदा आती है तो ये उसको रोकने का काम करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ पर कि भारतीय वन राज्य रिपोर्ट 2019 के अनुसार मैंग्रोव आवरण में कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में कुल मैंग्रोव जो हैं वो कितना है? क्षेत्रफल है उनका 4975 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ये टोटल मैंग्रोव का एरिया है। ठीक है, और 2017 में पिछली बार जब भारतीय वन राज्य रिपोर्ट जारी हुई थी और 2019 में जब इस बार जारी हुई तो उसमें 54 वर्ग किलोमीटर का यहाँ पर आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। एक बात ध्यान में और रखिएगा कि भारतीय वन राज्य रिपोर्ट ये 2 वर्ष पर जारी होता है। ठीक है, प्रतिवर्ष जारी नहीं होता है, 2 वर्ष पर ये जारी होता है। और इसे जारी कौन करता है? इसे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जारी करता है। कौन जारी करता है इसे? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। भारतीय वन रिपोर्ट 2019 पर जरा विचार करें और बताएं कि इसमें से कौन कौन से तथ्य सही हैं। भारतीय वन राज्य रिपोर्ट 2019 में मैंग्रोव आवरण को अलग से रिपोर्ट किया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। एक बात ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से भी और प्रतिशत के हिसाब से भी, भौगोलिक प्रतिशत के हिसाब से भी, दोनों हिसाब से देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश पहले स्थान पर है। वैसे मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से पहले स्थान पर है और अगर प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो मिजोरम जो है ये पहले स्थान पर है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप बिल्कुल याद रखना। थोड़ा मैं आपको और भी इसमें क्लियर कर देता हूँ। भारतीय वन राज्य रिपोर्ट यानी कि ISFR, इंडियन स्पेस फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, ये 2 वर्ष पर जारी होता है। शुरुआत इसकी हुई थी 1987 में, तो 2019 में इसका 16वां रिपोर्ट जारी हुआ था। ठीक है, और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं। अगर भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे तो मिजोरम पहले स्थान पर आता है। मिजोरम का लगभग
85.41% एरिया जो है ये वनाच्छादित है। अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से भी पहले स्थान पर है, सॉरी दूसरे स्थान पर है, ठीक है। और लगभग इसका 79.63% जो एरिया है वो वनाच्छादित है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल वन और वृक्ष आवरण में 5188 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। क्या ये सही है? जी हाँ, ये सही है। वनावरण की श्रेणी में वृद्धि खुले जंगल में देखी गई है, जिसके बाद बहुत घने जंगल और मध्यम घने जंगल हैं। क्या ये सही है? जी हाँ दोस्तों, ये भी सही है। वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले 3 शीर्ष राज्य हैं, एक कर्नाटक, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा है केरल। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, यानी कि ये कथन ए, कथन बी और कथन सी तीनों यहाँ पर सही हैं, ठीक है। प्रसिद्ध पत्रिका विजडन ने किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को T20 इंटरनेशनल टीम में शामिल किया है? अब एक बात यहाँ पर और ऐड कर लेना कि दशक के लिए 10 वर्षों के लिए T20 इंटरनेशनल टीम में शामिल किया गया 2 भारतीय खिलाड़ियों को, और इनके नाम हैं विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह। और दशक के T20 इंटरनेशनल टीम के लिए कैप्टन किसको चुना गया है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जिनका नाम है एरोन फिंच। क्या नाम है इनका? एरोन फिंच। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है, क्या आप जानते हैं? सही जवाब इसका दोस्तों ऑप्शन ए, प्रतिवर्ष 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2007 से हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। सारस की एक दुर्लभ प्रजाति है जिसको हरगिला कहते हैं, तो यह किस चिड़ियाघर में देखने को आपको मिल सकती है? मतलब ये जो प्रजाति है बिल्कुल समाप्त होने को अब आ गई है, क्योंकि इनके जो प्राकृतिक आवास हैं वो नष्ट हो रहे हैं। और इनके एक पैर को बचा लिया किसने? असम में स्थित एक चिड़ियाघर ने। तो सारस की दुर्लभ प्रजाति हरगिला को असम राज्य चिड़ियाघर, सह वानस्पतिक उद्यान और आरण्यक ने संरक्षित करने में सफलता हासिल की है। भारत में आवासीय सारसों की संख्या कितनी होती है? भारत में कितने प्रकार के सारस पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा कि भारत में कुल सारसों की 8 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इसमें हरगिला, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? एडजुटेंट सारस, ठीक है। इसका जो वैज्ञानिक नेम है वो क्या है? एडजुटेंट सारस। तो ये प्रजाति भी इसी 8 में शामिल है। फिलहाल यह भारत में असम, बिहार और कंबोडिया में ही मात्र पाई जाती है। भारत में कहाँ पर? असम, बिहार में और कंबोडिया में। कंबोडिया तो अलग देश है, वहाँ पर भी ये प्रजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न होगा कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर किया था? ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। तो जनवरी 2020 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस की 107वीं जो बैठक हुई है, सम्मेलन हुआ है, वो बेंगलुरु में हुआ है। बेंगलुरु में कहाँ पर हुआ? तो बेंगलुरु में ये हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, ठीक है, वहाँ पर हुआ था। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अलग से मैंने एक प्रश्न ही बना दिया है कि 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, जैसा कि आप जानते हैं कि ये बेंगलोर में आयोजित हुआ था जनवरी 2020 में, तो इसकी थीम क्या रही थी? तो 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट, उसके बाद 3 विकल्प और हैं। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट, ये 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम रही थी, ठीक है। अच्छा, कुछ बातें और भी आप लोग याद रखिएगा कि बच्चों की जो विज्ञान कांग्रेस होती है, बच्चों की विज्ञान कांग्रेस, महिलाओं का विज्ञान कांग्रेस और पूर्व कुलपति का जो विज्ञान कांग्रेस होता है, आदि सम्मेलन भी 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस के दौरान ही साथ में ही आयोजित किए गए थे। तो 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कुल कितने दिन चली थी? ये कुल 5 दिन चली थी, यानी कि यह 5 दिवसीय एक आयोजन था, ठीक है। तो इतने फैक्ट यहाँ पर हमको पता चलते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। 5वीं आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि IHAI चैंपियनशिप 2020 कहाँ पर संपन्न हुई है? तो देखिए, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं बस वही मैं डिस्कस करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम छोड़ देते हैं।
फिलहाल याद रखना कि 5वीं IHAI चैंपियनशिप 2020 ये आयोजित हुई थी कहाँ पर, लेह में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने वर्ष 2020 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है। देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बात का ध्यान आप लोग और भी रखिएगा कि जैसे लगता है कि ये प्रेडिक्शन हुआ हो। ठीक है, पूरी दुनिया इस समय एक ऐसी महामारी से जूझ रही है जिसका इलाज उसके पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी शुरुआत में ही है, यानी कि वर्ष 2020 की शुरुआत में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ का जो वर्ष है उसे घोषित किया है। क्यों इसे घोषित किया गया है? देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल द लेडी विथ लैम्प नाम से जानी जाती हैं। जो क्रिमियन युद्ध हुआ था तो रात को ये सैनिकों की सेवा करने के लिए लैंप लेकर जाती थी, तो उन्हें जो है एक आदर्श रूप में माना जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो इसीलिए नर्स और मिडवाइफ के लिए कुल 200 साल पूरे होने पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जयंती के यानी कि उनके जन्म के 200 साल पूरे होने पर WHO ने 2020 को नर्स और मिडवाइफ का वर्ष घोषित किया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग नेशनल मेडिकल कमीशन NMC के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुनील मेहता, राजेंद्र पेंडर, अन्य, सूर्यचंद शर्मा। ये सही जवाब है। सूर्यचंद शर्मा कौन है? तो ये एम्स में प्रोफेसर हैं। ठीक है, एम्स नई दिल्ली में ये प्रोफेसर हैं जिन्हें NMC का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व ब्रेल दिवस के बारे में बात यहाँ पर हो रही है। विश्व ब्रेल दिवस ब्रेल लिपि के बारे में आपने सुना होगा। जिनको दिखाई नहीं देता है उनको पढ़ने में ये लिपि मदद करती है। तो जो ब्रेल थे उनका जन्म हुआ था 4 जनवरी को, तो उनकी याद में प्रतिवर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, स्वच्छ पानी के कछुआ पुनर्वास केंद्र को स्थापित करने वाला राज्य कौन सा बना है? देखिए, जो कछुआ भारत में प्रतिवर्ष लगभग 11,000 कछुए जो होते हैं उनकी तस्करी की जाती है, एक आंकड़ा है। और इनमें जो कछुए घायल अवस्था में, बीमार अवस्था में पकड़े जाते हैं तो उनको स्वच्छ जल में रखने के लिए लगभग आधे हेक्टेयर में एक पुनर्वास केंद्र बनाया गया है। कहाँ पर? बिहार के भागलपुर में। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो गया। याद रखना ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप हल्के में मत लेना। और व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना का प्रभारी मंत्रालय कौन सा है? एक बात का ध्यान यहाँ पर आप लोग और रखना कि इस योजना का एक नाम और भी है, और वो नाम क्या है? प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। ठीक है, लघु व्यापारी मानधन योजना। तो मानधन योजना, तो यहाँ पर यदि देखेंगे तो इसका जो प्रभारी मंत्रालय वो कौन सा है? श्रम और रोजगार मंत्रालय। तो विकल्प ए इसका सही जवाब है। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? इस योजना की शुरुआत हुई थी जुलाई 2019 में। ठीक है, जुलाई 2019 में। और इस योजना के अंतर्गत जो लघु व्यापारी हैं और जो लोग मतलब स्वरोजगार करते हैं जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष है, वो लोग इसमें अपना बॉन्ड ले सकते हैं। 60 साल पूरे होने पर उनको 3,000 रुपये मासिक की पेंशन मिलेगी। ठीक है, और एक प्रश्न और भी कि प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना में सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन कहाँ से हुआ है? तो यूपी से हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न है NHRC के बारे में विचार करें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सार्वजनिक संस्था है जिसका वहन 1993 में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत किया गया है। क्या ये सही है? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। इसको आप जरूर याद रखना, इसमें से कई पॉइंट बनाकर क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, कानूनन प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में केवल 22 राज्यों में ही इस तरह की संस्था है। तो क्या ये सही है? जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। और NHRC का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या भारत का पूर्व न्यायाधीश होता है। तो क्या ये सही है? जी हाँ, ये भी सही है। इसके बाद एक पॉइंट और है कि NHRC का वर्तमान अध्यक्ष है कौन है? ये हैं भारत के पूर्व न्यायाधीश HL दत्तू जी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर चारों के चारों विकल्प सही हैं। तो आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। एक साथ 4 पॉइंट आपको यहाँ पर मिल गए और इनसे 4 क्वेश्चन आपके बन सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका ऑप्शन डी सही जवाब। नेक्स्ट होगा कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने सभी कमरे के एयर कंडीशनर के लिए कितने डिग्री सेल्सियस का डिफ़ॉल्ट तापमान निर्धारित किया है? ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा इसका?
देखिए इसका सही जवाब है 24 डिग्री सेंटीग्रेड। 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने 24 डिग्री सेंटीग्रेड को डिफ़ॉल्ट तापमान घोषित किया है और इसे 1 जनवरी 2020 से लागू कर दिया गया है। अगला प्रश्न होगा कि 63वें राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर एक और बनता है कि 63वें राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था भोपाल में। ठीक है, भोपाल में हुआ था दिसंबर 2019 में। और इसमें पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है किसने? ऑप्शन बी यानी कि सौरभ चौधरी ने। सौरभ चौधरी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट होगा कि नसीम अल वहन द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किन किन देशों के बीच होता है? नसीम अल वहन द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किन किन देशों के बीच होता है? तो ध्यान दीजिएगा कि नसीम अल वहन के बीच जो द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास होता है वो भारत और ओमान के बीच में होता है। ठीक है, भारत और ओमान के बीच होता है नसीम अल वहन द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास। और भारत और चीन के बीच जो नौसैनिक अभ्यास होता है उसका नाम क्या है? हैंड इन हैंड। ये आप याद रखना, भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड होता है मिलिट्री एक्सरसाइज। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आसिंडेक्स। ठीक है, आसिंडेक्स। और इसी के साथ एक और है पिच ब्लैक। ठीक है, पिच ब्लैक जो होता है वो भारतीय वायुसेना और ऑस्ट्रेलियन वायुसेना के बीच में होता है। और भारत और सिंगापुर के बीच में जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं उनका नाम क्या है? बोल्ड कुरुक्षेत्र और सिम्बैक्स। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला किसान विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो देखिए इसका भी सही जवाब है बेंगलुरु में। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि बेंगलुरु में 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस के दौरान ही पहले किसान विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन किया गया था जनवरी 2020 में। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अब आप लोगों से एक सवाल दूंगा कि दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्रों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस शहर ने प्राप्त किया है? किस भारतीय शहर ने प्राप्त किया है? त्रिचूर, सूरत, तिरुपुर या फिर मलप्पुरम? तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है। दोस्तों बैकग्राउंड में कुछ नॉइज आपको फील हुई होगी क्योंकि आसपास आज किन्हीं कारणों से थोड़ा सा नॉइज हमको मिल रहा है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और डेली मॉक टेस्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, सर्च करिएगा स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।